हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कराएंगे आपको तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं 6 उनको कंप्लीट कराएंगे। और वीडियो पर बने रहें अंत तक और पूरा लाभ उठाएं। और जो है अदर वीडियो देखने के लिए, हिंदी के और टॉपिक की वीडियो देखने के लिए गुरु कंपटीशन चैनल के यूट्यूब पर जाएं और वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष से। मैंने आपको बताया था कि कर्म में क्या होता है कि को का लोप होता है। किसका? को का लोप होता है। को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है कर्म में, यानी जनप्रिय। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जन को प्रिय, यानी जनता को प्रिय हो जाएगा। मित्रों याद रखना, जनप्रिय का हो जाएगा जन को प्रिय। यश प्राप्त, अगर इसको तोड़ेंगे हम, इसका विग्रह करेंगे तो इसमें को विभक्ति चिन्ह निकलेगा। क्या निकलेगा? को। यश को प्राप्त, सर्वप्रिय, सबको प्रिय। को सब में लगा होगा, कर्म होगा तो को आएगा, ज़रूर आएगा, याद रखना। चिड़ी मार, चिड़ी को जरूर आएगा, को मारने वाला। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। तो याद रखना, कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। किसका? को का, याद रहे। नेक्स्ट करण में से का होता है। से का मतलब के द्वारा, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पर अगर आता हस्तलिखित तो आप बताते हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। आँखों देखी, यहाँ द्वारा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ से का मतलब और द्वारा का मतलब एक ही है, ठीक है। आँखों देखी, आँखों द्वारा देखी गई, आँखों से देखी गई। गुण युक्त, गुण से युक्त से यहाँ पर फिर आ गया। व्याकुल, वैसे याकुल। तो इनमें सब में क्या हो जाएगा मित्रों? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ण में जो है मैंने आपको कारक में पढ़ेंगे, आप जाके पिछली वीडियो में आप देखेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाके कारक का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, उससे देखेंगे आप, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। कर्ण का मतलब होता है के द्वारा, के माध्यम से, ठीक है, यश से। तो आप देखेंगे भयाकुल, भय से आकुल। संप्रदान, संप्रदान के लिए, इसमें के लिए का लोप होगा। कौन सा कारक चिन्ह लोप होगा? के लिए का लोप होगा। जैसे पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, फिर इसमें के लिए आ गया मित्रों। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। यशशाला, यश के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये आपको लिए क्या हो जाएंगे? के लिए का लोप हो जाएगा। जहाँ पर के लिए का लोप होता है मित्रों, वहाँ पर कौन सा कारक समास होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए का लोप होता है। के लिए विभक्ति चिन्ह आएगा जब हम किसी समासिक पद का विग्रह करेंगे तो उसमें के लिए शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा? के लिए। अपादान, अपादान से यानी अलग होने के भाव में आता है अपादान, यानी ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जाति मुक्त, जाति से मुक्त। अभियोग मुक्त, अभियोग से मुक्त। ये शब्द जो आए, या से आए और मुक्त बताए या अलग बताए, अलग होने का भाव प्रकट करे, वहाँ पर क्या होता है मित्रों? अपादान। अपादान जो है तत्पुरुष समास होता है, ये आपको याद रखना है। संबंध में काकी के क्षमादान है। सेना नायक, सेना का नायक। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। लोकसभा, लोगों की सभा। प्रजापति, प्रजा का पति। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। और गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राजसभा, राजा की सभा। तो ये काकी के जिसमें आ जाए, गंगा जल आ जाए तो गंगा का जल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब काकी के में किस में आ जाता है? संबंध तत्पुरुष समास में आ जाता है मित्रों, याद रखना। अधिकरण में क्या आता है? मैं पर आता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा मैं पर, यानी पराश्रित, दूसरों पर आश्रित। रथासीन, रथ पर आसीन। मृत्युजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। जलमग्न, जल में डूबना, जल में मग्न। सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ। पेट दर्द, पेट में दर्द। सर दर्द, सर में दर्द। हवाई यात्रा, हवा में यात्रा।
ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, आप पर बीती, जग बीती, जग पर बीती। तो ये सब क्या हो जाएंगे मित्रों, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि ये टाइप पूछे नहीं जाएंगे, पहले तो पूछे नहीं जाते हैं, ये तो ज़्यादा डीप आ जाता है जब आपको बताने, लेकिन आपको ये चिन्ह याद रखने हैं। को, से के लिए, से अलग होना, काकी के, मैं पर, अगर ये चिन्ह कहीं भी आ जाए तो कौन सा समास होगा मित्रों, तत्पुरुष समास होगा। यानी जितने बार एग्जाम्पल मैंने इस पर लिखे हैं बोर्ड पर, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल अगर परीक्षा में आ जाता है तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा मित्रों, तत्पुरुष समास लगाना है। कौन सा समास, तत्पुरुष समास लगाना है। तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। को का लोप होगा तो तत्पुरुष होगा, से का लोप होगा तो तत्पुरुष होगा, के लिए का लोप होगा तो तत्पुरुष होगा, से अलग होने के भाव में आएगा तो तत्पुरुष होगा, काकी के का लोप होगा तो तत्पुरुष होगा, और मैं पर का लोप होगा तो भी तत्पुरुष होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य जितने 6 के 6 टाइप हैं वो सब तत्पुरुष समास के ही भाग हैं, और इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आए वो सब किस में जाएगा, वो सब तत्पुरुष में ही जाएंगे मित्रों। किस में जाएंगे, तत्पुरुष समास में। तो मुझे आशा है कि आपको तत्पुरुष समास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तत्पुरुष समास के भाग होते हैं 6, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इनमें विभक्ति चिन्ह मैंने आपको सबको बता दिए, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, और ये विभक्ति चिन्हों के आधार पर मैंने एग्जाम्पल भी बताए, और जो टोटल एग्जाम्पल हैं वो सब किस में जाएंगे, तत्पुरुष समास में जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको ज़्यादा नहीं, तत्पुरुष समास ही याद रखना है। इनके भाग याद रहें या ना रहें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, आपको छोटी छोटी गलतियाँ आपसे ना हो उनको दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके टाइप बताए हैं, जिससे आपको समस्या ना आए कि कौन सा विभक्ति चिन्ह कैसे लगा होता है या किस में आता है। तो वो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो अब आइए मित्रों अगले समास पर चलते हैं, और नेक्स्ट समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यानी एक जो शब्द है, एक जो पद है वो विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा। तो वहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नीला आकाश या नील गगन, नील गगन शब्द दे दिया जाए कि नील गगन में कौन सा समास है, तो नील गगन में मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है नील आ रहा है तो नील से क्या हो जाता है, जैसे नीला आकाश हो गया, इसका मतलब क्या होगा, नीला आकाश है। तो नीला क्या है, यहाँ पर विशेषण है। क्या है मित्रों, विशेषण। नीला विशेषण है, और ये क्या है, विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ विशेषण आए, विशेषता बताए, विशेष किस विशेषता बताए, तो वहाँ पर कौन सा होता है समास मित्रों, कर्मधारय। अब आ जाए नील गाय। नील गाय
इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीली गाय। अब नीली भी विशेषण हो गया, नहीं हो गया, नीला क्या हो गया, ये भी विशेषण हो गया। और जब विशेषण आता है तो मित्रों कौन सा होता है समास, याद रखना कर्मधारय होता है। कौन सा, कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आपको कह दिया जाए चंद्रमुख है, यहाँ पर क्या है, उपमेय और उपमान के समान ये चीज़ें आ रही हैं, यानी उपमेय और उपमान को दर्शाया जा रहा है, यानी चंद्रमा के समान मुख। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख, समान मुख। यानी तुलना की जाए, कंपेयर की जाए तो भी वहाँ पर कौन सा समास आता है मित्रों, कर्मधारय समास आता है, याद रखना। ठीक है, चंद्रमुख आ जाए यानी कनक लता आ जाए, कनक लता यानी कनक के समान लता या कनक रूपी लता, कनक रूपी लता, जैसे रूपक अलंकार में आते हैं कनक रूपी लता। ये भी एक प्रकार से उपमेय उपमान जैसा संबंध दर्शाया जा रहा है। किसके रूप जैसी लता, कनक रूपी लता। तो यहाँ भी जो होगा समास वो कौन सा होगा मित्रों, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय का होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब जैसे मैंने कहा चंद्रमुख, तो चंद्र क्या हो गया, यानी उपमान हो गया। ये क्या हो गया मित्रों, उपमान, क्योंकि किसके मुख की तुलना की जा रही है तो उपमेय हो गया। ये क्या हो गया, उपमेय। यानी मुख की तुलना कंपेयर किससे, या मुख जो रूप बताया जा रहा है किसकी तरह बताया जा रहा है, चंद्रमा की तरह। तो यहाँ मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, उपमान क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। यानी कनक रूपी लता, यानी लता की जो तुलना है या लता को किसका रूप दिया जा रहा है, कनक का। तो यहाँ पर लता जो हो जाएगी वो उपमेय हो जाएगी और उपमान क्या हो जाएगा, कनक हो जाएगा। उपमान क्या हो जाएगा, कनक हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना है, कभी कभी विशेषण भी आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सब कर्मधारय समास ही होते हैं। और कर्मधारय समास में आपको याद रखना है, जैसे हरी मिर्च आ जाए, नील गाय आ जाए, सफ़ेद गाय आ जाए, काली गाय आ जाए, विशेषण लगा हुआ आगे बस। काली गाय यानी गाय कैसी, काली, आगे काली क्या है, विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। हैं, छोटा आदमी आ जाए, सब मान लो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सिंपल तरीके, छोटा आदमी, छोटा क्या है, विशेषण है, आदमी क्या है, संज्ञा है, विशेष से मान लीजिएगा। तो विशेषण विशेष का संबंध जिसमें दर्शाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और भी अगर कैसे भी आ जाए, महापुरुष आ जाए, महापुरुष मान लीजिएगा, है, महापुरुष आ जाए, सज्जन आ जाए, महापुरुष में भी कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, महान है जो पुरुष, अर्थात क्या हो जाएगा, महानता बताई जा रही, विशेषता बताई जा रही है उसकी, महापुरुष में भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा मित्रों। कौन सा समास, कर्मधारय समास। महापुरुष है, महान है जो पुरुष, महापुरुष में भी कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, महापुरुष में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है। जैसे सुविचार आ जाए, अध्यापका आ जाए, यहाँ पर लिख लीजिएगा सुविचार। सु माने क्या होता है, अच्छा, अच्छा विशेषण हो गया, यानी अच्छे विचार या अच्छा विचार,
तो भी किस में आ जाएगा, ये है कर्मधारय समास में आ जाएगा। अच्छा आ रहा है, ये विशेषण है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे टेक्निक तो कितने भी एग्जाम्पल कहीं से भी आ जाएगा तो आप कर दोगे सही, ये मैं जानता हूँ। जब आपको तकनीकी समझ में नहीं आएगी कि किस समास में क्या होता है, कैसे करना है हमें, तो समास आप नहीं कर पाओगे। चाहे कितने भी एग्जाम्पल पढ़ लेना, रट लेना। रटने से नहीं होगा आपका भला, आपका भला समझने से होगा। समझने से आपका उद्धार होगा, ना कि रटने से होगा। आप समझेंगे विशेषण विशेष का संबंध, आप समझेंगे उपमेय उपमान का संबंध, तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है मित्रों, कर्मधारय समास होता है। चाहे विशेषण बाद में आए, चाहे विशेषण पहले आए, चाहे उपमान पहले आए, चाहे उपमान बाद में आए, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। बस क्लियर है, कोई सा भी एग्जाम्पल कहीं से भी आ जाए तो कौन सा होगा, सिंपल कर्मधारय समास होगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। द्विगु समास में आपने पढ़ा होगा कि पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन सा, पहला पद। बहुत सिंपल है और आराम से याद हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। द्विगु समास सिंपल फंडा याद रखिए, पहला पद संख्यावाचक होता है बस। पहला पद संख्यावाचक होता है, इतना ही आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए चौराहा में कौन सा समास है, ज़्यादातर समूह में आता है ये। चौराहा यानी चार राहों का समूह, चार राहों का समाहार। चौराहा चार आ गया, यहाँ पर संख्यावाचक पहला हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तिराहा आ जाए, अठन्नी आ जाए, चवन्नी आ जाए, सप्तऋषि आ जाए, नवरत्न आ जाए, नवरात्रि आ जाए, त्रिरत्न आ जाए, त्रिफला आ जाए, त्रिफला आ जाए, या कुछ और आ जाए। मित्रों सब में क्या होगा, सब में जैसे तिराहा तीन राहों का समाहार हो जाएगा। तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार हो जाएगा। अठन्नी का हो जाएगा आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह। चवन्नी हो जाएगा चार आनों का समूह। सप्तऋषि हो जाएगा सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। नवरत्न हो जाएगा नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। त्रिरत्न में हो जाएगा तीन रत्नों का समूह, तीन रत्नों का समूह। त्रिफला में हो जाएगा तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। तो मित्रों आपने देखा कि पहला पद इसमें क्या आया है, संख्यावाचक। पहला पद किसमें क्या आया है, संख्यावाचक। चार, तीन, आठ, चार, सात, नौ, नौ, तीन, तीन, ये सब क्या है, संख्यावाचक हैं। यानी चौ, ती, अठन्नी, चवन्नी, सप्त, नव, नव, त्र, ये सब क्या हैं, पहले पद संख्यावाचक हैं। और जिनमें पहला पद संख्यावाचक आता है वहाँ पर होता है मित्रों, समूह के द्वारा जो दर्शाया जाता है वहाँ पर होता है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास, फिर याद रखो द्विगु समास। पहला पद संख्यावाचक तो बराबर द्विगु समास। दिमाग में बिठा लेना, पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक समास होगा द्विगु। पहला पद संख्यावाचक समास होगा द्विगु। कौन सा, द्विगु। द्विगु
क्योंकि द्विगु में भी द्वि निकल रहा है, याद रखना, ये भी संख्यावाचक हो जाएगा, दिमाग में बिठा लेना, भूलना नहीं। चलिए नेक्स्ट समास पे चलते हैं, द्वंद्व समास। कौन सा समास मित्रों? द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास में क्या होता है मित्रों? दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह आता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह आता है। दोनों पद कौन सा? द्वंद्व, द्वंद्व समास। बात याद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली बात तो ये, बीच में योजक चिन्ह आता है। बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह, योजक हाइफन योजक चिन्ह आता है, ये जरूर याद रखना है। अब ये आपको याद रहे कि ज़्यादातर इसमें एक दूसरे के विपरीत आते हैं। क्या आते हैं? एक दूसरे के विपरीत आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ यहाँ पर, माता पिता, माता पिता, माता और पिता, तोड़ेंगे तो और या अथवा आता है, यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। आपसे विग्रह नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही एग्जाम्पल दिया जाएगा माता पिता में कौन सा समास है। तो पहले तो एक दूसरे के विपरीत ज़्यादातर आपको मिलेंगे 99%। माता और पिता, योजक चिन्ह आ गया बीच में। देखो दोनों पद प्रधान है, माता भी और पिता भी, और बीच में क्या है? ये योजक चिन्ह है। क्या है मित्रों? योजक चिन्ह। एक समान नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर आ जाता ना दूसरा शब्द, जैसे भाई भाई आ जाता, भाई भाई और योजक चिन्ह भी होता, तो अव्ययीभाव समास हो जाता। कौन सा हो जाता? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास मित्रों? अव्ययीभाव समास हो जाता। तो इस बात का आपको ज़रूर याद रखना है। भाई बहन आ जाए, भाई बहन, तब भी क्या हो जाएगा? राजा रानी आ जाए, राजा रानी। राजा रंग का आ जाए, हाँ राजा रंग का आ जाए। छोटा बड़ा आ जाए, छोटा बड़ा आ जाए, हैं? अच्छा बुरा आ जाए। तो ये सब में क्या हो जाएगा मित्रों? हैं? अच्छा बुरा या कोई भी आ जाए, ये योजक चिन्ह बीच में आए और दोनों पद प्रधान हो, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास मित्रों? द्वंद्व समास। ये दो विपरीत स्वभाव वाले लोग मिल जाएंगे तो अपने आप द्वंद्व तो मच ही जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, और द्वंद्व हो जाएगा तो द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं बहुब्रीहि समास पर। बहुब्रीहि समास याद रहे, द्वंद्व समास को याद रखना, बीच में योजक चिन्ह आता है। कौन सा योजक चिन्ह आता है? एक दूसरे के विपरीत आते, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद को, या तीसरा पद बनता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद को अर्थ बनता है, वो तीसरा पद जो प्रधान होता है इसका। दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता, कोई प्रधान नहीं होता, दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता। तीसरा अर्थ जो निकलता है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तीसरा अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए दशानन, दशानन में लिख दिया जाए, और यहाँ दशानन को लिखेंगे 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात जरूर आएगा। यहाँ क्या आएगा? अर्थात। अब यहाँ पर 10 हो गया एक शब्द और एक आनंद हो गया, ये दोनों जो पद मिल गए, इन दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान निकल के आएगा, अर्थात रावण।
क्या हो गया, ये प्रधान हो गया। जो तीसरा अर्थ जनानन का क्या मतलब हो जाएगा, अर्थात रावण हो जाएगा। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, कौन हो जाएगा, गणेश है। नेक्स्ट गिरधर है, गिरधर यानी गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण करने वाले। अर्थात कौन, कृष्ण। तीसरा अर्थ निकलेगा इसका भी, घनश्याम, घन की तरह श्याम है जो, घन की तरह श्याम है जो, सामले हैं जो, श्याम है जो, वो भी क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, अर्थात क्या हो जाएगा, हनुमान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा, शिव शंकर भोले भंडारी, शिव जी, ठीक है मित्रों। और लिख दिया जाए नीलकंठ हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल घनश्याम के ही हो जाते हैं, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, कृष्ण जी हो जाएंगे। तो दो पद मिलकर और कोई तीसरा अर्थ निकालें, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होता है मित्रों, बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है दो पदों को मिलाने के बाद, और जो तीसरा पद होता है वो होता है प्रधान। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं होता है, दो पद मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, तीसरे की ओर संकेत करते हैं, और तीसरा पद होता है प्रधान। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, दशानन, दस हैं आनंद जिसका अर्थात तीसरा अर्थ क्या निकला, रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तीसरा अर्थ क्या निकला, गणेश। अब मैंने गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात कौन निकला, तीसरा अर्थ कृष्ण। घन की तरह श्याम है जो, तीसरा अर्थ का निकला कृष्ण। महान है जो वीर, महान है जो वीर, तीसरा अर्थ का निकला हनुमान। नील, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव शंकर भोले भंडारी। पीले, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, दो पद मिलकर तीसरे को तीसरा अर्थ निकालते हैं, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। तो मित्रों समास हो गए आपके फिनिश। 6 के 6 टाइप मैंने करा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।